सभी को नमस्कार। अभी हमारे सामने प्रथम है जिन्होंने इस बार नीट क्वालिफाई किया है और अभी दुमका मेडिकल कॉलेज में यहाँ पढ़ रहे हैं। प्रथम आपसे पहला सवाल है जो कि सामान्यतः सबको ही सबसे पूछता है सफल होने के बाद कि आप अपनी सफलता का श्रेय किनको देना चाहेंगे, किन किन लोगों को? मेरी सफलता का श्रेय तो ऑब्वियसली सबसे पहले मेरे पेरेंट्स को जाता है, जिन्होंने मुझे वो एनवायरनमेंट दिया जिसमें मैं नीट का प्रिपरेशन कर सकूं और मेडिकल फील्ड को ऑप्ट कर सकूं। सेकेंडली मेरे जो स्कूल के टीचर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे एकेडमिकली नॉन एकेडमिकली। मेरे बायोलॉजी के टीचर्स फातिमा मैम, फिजिक्स के टीचर एसी शर्मा सर, सुनील सर, फिर केमिस्ट्री के टीचर बीसी बेरा सर। और नॉन एकेडमिकली अगर मुझे कभी डाउट हुआ या लो मोटिवेटेड फील हुआ तो एस एन राय सर ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया अपने करियर को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, यानी घर परिवार के अलावा और भी कुछ लोग थे जिनको आप कहते हैं कि सपोर्ट किया। सेकंड सवाल जो है, जो मुझे जो लगता है कि पूछा जाना चाहिए उन बच्चों से जो बच्चे सही में एकेडमिकली जो स्ट्रांग है और जो सफल हुए हैं, आप जैसे बच्चे। और भी बच्चों से मैंने पूछा है क्योंकि बीच में कोविड के बाद जो एक दौर आया था, उस दौर में ऑनलाइन क्लासेस, उसी दौरान में कई टीचर भी उभरे, हम लोग भी ऑनलाइन शिफ्ट हुए। कुछ बच्चों ने हम लोग को भी मोटिवेट किया कि नहीं सर, वीडियोस बनाइए, डालिए और उसके थ्रू पढ़ाइए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या अंतर है और आप किस तरह से कहेंगे कि किसी भी एक सफल स्टूडेंट को क्या चीज ज्यादा फॉलो करना चाहिए? देखिए, अगर कंपेयर करना हुआ ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन तो मेरा तो यही मानना है कि ऑफलाइन एजुकेशन से बेटर हो ही नहीं सकता ऑनलाइन एजुकेशन किसी भी एस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो। क्योंकि बात ऐसा है कि अगर आप कोई भी चीज को सामने फील कर रहे हो, टीचर को अपने आप को फील कर रहे हो कि वो आपको पढ़ा रहा है बैठ करके, और एक स्क्रीन में देखना, दोनों में काफी डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो मैंने भी जब 10th में फर्स्ट टाइम ऑनलाइन प्रिपरेशन स्टार्ट किया था अपना, उस टाइम मैं आकाश बाइजू से 10th मैंने किया, 11th 12th मैंने किया, बोर्ड के साथ मैंने नीट का प्रिपरेशन भी उसी से किया है। लेकिन उस टाइम पे मेरा सिलेक्शन हो नहीं पाया। उस समय मेरा 590 स्कोर था नीट का, जो कि बोर्ड्स के में जो करंट ईयर के साथ जो फर्स्ट अटेम्प्ट था नीट में उस हिसाब से काफी अच्छा था। लेकिन फिर भी उस लेवल का प्रिपरेशन नहीं हो पाया था ऑनलाइन से। तो मैंने एक ईयर ड्रॉप लिया और मैंने रांची में बायोम इंस्टीट्यूट से ऑफलाइन प्रिपरेशन स्टार्ट की। और मैंने अपने ड्रॉप ईयर में इस तरह से प्रिपेयर किया कि मैंने जितना कंटेंट अपने ड्रॉप ईयर में मतलब कि कवर किया है, मुझे नहीं लगता कि वो ऑनलाइन में उतना कहीं से भी कोई भी इंस्टीट्यूट उतना कवर कर पाएगा। क्योंकि ऑफलाइन एजुकेशन आपको एक प्रेशर देता है कि इतने टाइम में आपको टीचर जो है प्रेशराइज करते हैं कि आपका कंटेंट जो है उतना हो जाना चाहिए। सेकेंडली, एजुकेशन के साथ क्या बोलते हैं कि क्लासरूम के साथ साथ अगर आपके पास वो माहौल नहीं है जैसे कि एक लाइब्रेरी में होता है, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने अपने नीट के फेज के टाइम आखिरी के 2 मंथ का 90% टाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी में ही बिताया है। तो मेरा ये मानना है कि ऑफलाइन एजुकेशन इज द बेस्ट एजुकेशन एंड लाइब्रेरी गिव्स अ प्लस पॉइंट टू इट। ऊपर से यहाँ पे भी, जहाँ मेरा घर है गोमिया में भी, सर जो है वो सत्यलोक लाइब्रेरी चला रहे हैं। मैंने भी अपने छोटे भाई को मोटिवेट किया कि अभी उसका 12th का बोर्ड्स है तो वो मैक्सिमम टाइम जो है वो लाइब्रेरी में बिताए। अभी तो गोमिया में भी एक और लाइब्रेरी ओपन हुआ है, एक स्वांग में है, एक गोमिया में है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा दूसरों को भी कि अपना मोस्ट ऑफ द टाइम लाइब्रेरी में बिताए। क्योंकि देखिए, अगर आप देखते हो कि सामने 10 लड़का बैठ करके, स्टूडेंट्स बैठ करके जो है पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका भी मन नहीं करेगा कि मैं खाली बैठा रहा हूं। तो लाइब्रेरी से एक जो है वो पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करता है आपको, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। तो जितना जितना टाइम हो सके वो किसी शांत माहौल जैसे कि लाइब्रेरी में जो है वो व्यतीत कीजिए। जो भी लोग देख रहे हैं उनको मैं अपनी ओर से बता दे रहा हूँ कि मैं तो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन रहा। लगातार जो है 10 साल मैंने पूरा का पूरा वॉलीबॉल में पहले बिहार की ओर से, फिर झारखंड की ओर से नेशनल बिताया, यूनिवर्सिटीज, ऑल यूनिवर्सिटी और लोकल टूर्नामेंट्स। तो अधिकतर 80% टाइम मेरा जो है सारा एजुकेशनल जो टाइम रहता था, खासकर 9-10 के बाद से लगातार, वो तो हमेशा स्पोर्ट्स में ही रहता था। इवन कि मेरा एग्जाम चलते रहता था और एग्जाम देके मैं बाहर निकलता था तो बच्चे जो है हमारे साथ के स्पोर्ट्स पर्सन बाइक से खड़े रहते थे कि सेमीफाइनल बाकी, फाइनल बाकी, चलो खेल के आते हैं। तो एग्जाम देके निकले, खेलने चल गए, टूर्नामेंट रात तक आए। फिर भी मेरे में जो थोड़ा बहुत पढ़ने का जो जज्बा आया था वो बोकारो लाइब्रेरी के चलते।
मैं और हमारे फ्रेंड थे गोकुल, हम लोग एक ही साइकिल में बैठ के जाया करते थे, मुझे अभी भी याद है। तो शुरू से हम लोग कॉमिक्स पढ़ने जाते थे, क्योंकि वहाँ कॉमिक्स बहुत ज्यादा, अमर चित्र कथा की कॉमिक्स का पूरा एक रूम था, तो उस रूम में हम लोग कॉमिक्स पढ़ते। लेकिन कॉमिक्स पढ़ते पढ़ते क्या होता था, वहां एक माहौल देखते थे कि बड़ा बड़ा टेबल पर लोग बैठा हुआ है, पढ़ रहा है, अपना अपना बुक चुन के आया, बैठ के पढ़ रहा है। कोई कोई रूम में भी, हर एक रूम में भी छोटा छोटा लगा हुआ था पढ़ने का, और एक मेन हॉल में भी। तो अब जो है वहां से मुझे धीरे धीरे मैंने जगह की नहीं पढ़ना चाहिए। फिर जैसे नेशनल जा रहे, कहीं जा रहे हैं, तो एक प्लेटफॉर्म से बुक खरीद लिए, और जब यात्रा है साउथ तक जाना है तो 3-3 दिन ट्रेन में काटना है, तो प्लेइंग कार्ड्स भी खेलते थे हम, हंसी मजाक भी था, लेकिन किताब खरीदे उसको पढ़ने लगते थे। कुछ लोग जो स्पोर्ट्स वाले तो बच्चे हंसते भी थे कि तुम पढ़ने के लिए तो पढ़ाई से क्या फायदा है, लेकिन एक रीडिंग हैबिट बड़ा अच्छा चीज है, उससे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा एक एज मिलता है। बहुत अच्छा प्रथम आपने कहा। तो इसी सब को देखते हुए मैं प्रेरित था कि इस एरिया में कोई भी लाइब्रेरी नहीं खोलना है, तो मैंने बहुत जगह बोलते बोलते फिर कुछ लोगों ने साथ दिया, बहुत सारे लोगों के सहयोग से ही लाइब्रेरी खुल पाया है। पूरी टीम सतलोक लगी काफी दिनों तक, तभी ये लाइब्रेरी खुल पाया है। एक सपना कोई देखता है, लेकिन पूरा तभी हो पाता है जब पूरी टीम मिलती है। उसमें प्रथम का भी योगदान रहा था, इन्होंने भी शुरुआत में भी कुछ बुक भी दिए थे, और जो हम लोग क्विज चैंप होता है उसका क्वेश्चन बनाना, और जो है ये भी साथ पढ़ाई वाली जो पार्ट हमारे सतलोक की रहती, उसमें काफी इनका एक्टिव रोल रहा था शुरू से। तो बहुत अच्छा लगा कि ये आज सफल हुए हैं। और इन्होंने जैसे बताया कि लास्ट एग्जाम के समय तो 90% टाइम इनका लाइब्रेरी में ही बीतता था, तो ये एक सभी के लिए प्रेरणा का काम करेगा कि लाइब्रेरी में टाइम। रोहित सिंह जो इंटरव्यू दिए थे कि जो सीए वाला उनका जो निकला, उसमें सतलोक लाइब्रेरी का बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने प्रेरित किया, इनके भाई भी लाइब्रेरी, सतलोक लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं। आखिरी प्रश्न जो है आपसे, आखिरी प्रश्न ये है कि जो भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं या आपकी बात करेंगे, खासकर एक आप नीट वाले को तो ज्यादा अच्छा सजेस्ट कर पाएंगे, तो और जनरल के लिए भी, तो आपका क्या सजेशन है कि बच्चों को क्या करना चाहिए, जो अभी 11-12 में है उनको क्या करना चाहिए? जहां तक बात रही मेडिकल फील्ड में, तो नीट 2025 का जो पेपर है वो बहुत ही, क्या बोलते हैं, हिस्ट्री का टफेस्ट पेपर था। तो बहुत बच्चे डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं कि पता नहीं कैसे होगा, इस बार का पेपर क्या होगा, अनप्रिडिक्टेबल सा लग रहा है। तो देखो, किसी भी फील्ड के पेपर को आप जज नहीं कर सकते। आप पीवाईक्यूज चेक, सबसे पहले जो किसी भी एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू जो आपका होना चाहिए, पर्सपेक्टिव, कि आप एग्जाम को कैसे अप्रोच करते हो। तो सबसे पहले तो आपका जो है वो कंटेंट क्लियर होना चाहिए, मींस थ्योरीज प्लस न्यूमेरिकल्स किसी भी पार्ट का, प्लस आपके पास पीवाईक्यूज होना चाहिए, पूरा का पूरा कंप्लीट होना चाहिए, प्लस आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम से पहले आपने जितने भी साल भर में कंटेंट लिखा है अपनी कॉपी में, आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि आपको पूरी कॉपी पढ़ो। तो अगर आपने उसके शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं बचेगा आपके पास पढ़ने के लिए। तो मैंने क्या किया था, नीट के टाइम पे फॉर्मूला शीट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स बनाए थे, लेबल डायग्राम्स बनाए थे, फ्लो चार्ट्स बनाए थे, जो कि लास्ट मिनट रिवीजन के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। बोर्ड्स के टाइम पे भी आप यही कुछ फॉलो करिए, ठीक है। ऊपर से क्या है कि आप जो है वो नेगेटिव जो पीपल है उनसे दूर रहिए। जैसे कि आप लोग मतलब कि अपने एक ऐसा फ्रेंड सर्कल बना लेते हो जिसमें कि कोई लोग जो है आपको बोलेंगे चलो आज ये कर लेते हैं, चलो आज वो कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपने माइंड में अपना पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए। ऊपर से देखिए, कोई भी एग्जाम में अगर आप बैठते हो तो आपको, जैसे कि नीट के टाइम पे आपका 3 घंटा ही मतलब कि मायने रखता है, कि ये नहीं मायने रखता कि आपने साल भर में क्या पढ़ा। अगर लास्ट के 3 घंटे एग्जाम में अगर आपके अच्छा नहीं गया तो कोई देखने नहीं वाला है कि आपका साल भर आप कितना पढ़े, आपका पूरा साल कैसा गया, आप पढ़े या नहीं पढ़े। तो जो है वो लास्ट के 3 घंटे में परफॉर्म करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो माइंड में ज्यादा नेगेटिव प्रेशर ना ले, ओवर थिंकिंग ना करें, और एक हेल्दी माइंड से, एक हेल्दी बॉडी रख करके, अच्छा खाना भी जरूरी है एग्जाम से पहले, ये नहीं कि तबीयत खराब कर लिए। तो एक फ्रेश माइंड होना चाहिए, और फ्रेश माइंड से ही एग्जाम देना चाहिए। तो आप लोग चिंता मत करिए, एट द एंड सब कुछ अच्छा ही होता है। आफ्टर ऑल, अ पेनफुल स्टोरी ऑलवेज हैव अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, सो बिलीव इन योरसेल्फ। बहुत अच्छा। और अंत में 4 पंक्तियों से करूंगा, जैसे कोई भी एक लक्ष्य बनाइए, क्लियर गोल बनाइए, और एक लाइन है अंजुम रहबर जी का लिखा हुआ है कि आसमां छू के आने की जिद है मुझे, धूप है या घटा है मुझे क्या पता, और मुझको अपनी उड़ानों से है वास्ता, किस तरफ की हवा है मुझे क्या पता। तो किधर की भी हवा चलती रही, आप अपनी उड़ानों से वास्ता रखिए और सफलता जरूर मिलेगी, मंजिल मिल ही जाएगी, देर से ही सही। गुमराह तो वो जो घर से निकले नहीं। धन्यवाद सभी को।